वस्त्र उद्योग की चर्चा को जारी रखते हुए आज अन्य प्रकार के वस्त्र उत्पादक उद्योगों की चर्चा भारत के संदर्भ में करेंगे। सूती वस्त्र की हमने पिछली बार की थी। जूट वस्त्र उद्योग एक अन्य है ना वस्त्र उद्योगों के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। भारत जूट उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वैसे, जहाँ 1/3 से भी अधिक जूट का उत्पादन होता है। जूट उद्योग में भारत में अनुमानतः 2.25 लाख श्रमिक लगे हैं और 40 लाख कृषक भी इससे जुड़े हैं। सर्वप्रथम जूट उद्योग की स्थापना इसके उत्पादक क्षेत्र या कोलकाता के आसपास ही हुई थी और बंटवारे के बाद 80% जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चला गया था, जबकि मील अधिकांशतः कलकत्ता क्षेत्र में भारत में थी। तो एक बार कच्चे माल की कमी की दिक्कत आई, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग में भी हुआ, लेकिन बाद में यहाँ जूट के उत्पादन को बढ़ाकर इस उद्योग को फिर से है ना मजबूत किया गया। भारत विश्व में जूट उत्पादों का सबसे बड़ा है, निर्माता वर्तमान में भी है। अगर उद्योग के वितरण को देखें तो जूट उद्योग कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। जहां इसका उत्पादन होता है वहीं इस उद्योग की मिलें स्थापित होने की प्रवृत्ति रखती हैं। अधिकांश जूट मिलें इसलिए उत्पादक क्षेत्र यानी बंगाल के आसपास केंद्रित है। पश्चिमी बंगाल के कुल जूट उत्पादों का 84% जो देश में जूट के विभिन्न चीज़ें बनती हैं उनका 84% बंगाल में से ही आता है। यहाँ जूट उत्पादक क्षेत्र स्थित हैं और सस्ता नदी आधारित परिवहन मिल जाता है। कच्चा माल की आपूर्ति की वहाँ दिक्कत नहीं है। श्रम काफ़ी है। पूंजी की उपलब्धता शुरुआत करने के लिए ब्रिटिश काल में यही उद्योग स्थापित हुआ। बंदरगाह की सुविधा थी, रानीगंज का कोयला मिल जाता था। दामोदर घाटी परियोजना से बिजली वर्तमान में इस उद्योग को मिल जाती है और मुख्य उत्पादक केंद्र करीब 100 किलोमीटर लंबी और 3-4 किलोमीटर चौड़ी पेटी में ही है, जो कि कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्र में हुगली नदी पर स्थित है। मुख्य उत्पादक केंद्र हैं टीटागढ़, जगतदल, बजबज, हावड़ा, भद्रेश्वर, बाली आदि। 90% औद्योगिक निर्माण क्षमता इस हुगली नदी के तटवर्ती औद्योगिक केंद्रों में ही है। कच्चा जूट बंगाल के ही मुर्शिदाबाद, नादिया, 24 परगना, पश्चिमी दिनाजपुर, कुछ बिहार, हुगली और मालदा जिलों से प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश में भी जूट के वस्तुओं का 10% का उत्पादन किया जाता है। दूसरा मुख्य क्षेत्र है ये। विजयनगरम, गुंटूर, एलुरु तटवर्ती भागों में यह उद्योग केंद्रित है। बिहार में भी काफ़ी उत्पादन होता है। तीसरे नंबर पर उद्योग की मुख्य समस्याएं ये है कि उच्च गुणवत्ता के कच्चे माल की कमी है। जूट तो उत्पादन होता है लेकिन उसकी जूट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। जूट के विभिन्न विकल्पों से काफ़ी कंपटीशन मिल रहा है। कपड़े से, कागज़ से या पॉलीथीन, प्लास्टिक, इस प्रकार के बैगेज है ना, बैग वगैरह बनते हैं। जूट का मुख्य उपयोग तो बैग वगैरह बनाने के लिए, बोरी बनाने के लिए किया गया है आज तक। संयंत्रों और मशीन के आधुनिकीकरण की कमी है, इसलिए सस्ते में उत्पादन नहीं हो पाता है। श्रम सघन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उच्च उत्पादन लागत आती है क्योंकि मशीनें पुरानी हैं, इसलिए लागत भी बढ़ जाती है और बाज़ार में इस वस्तु की, इसके उत्पादों की कीमत नहीं मिल पाती है। बिजली का अभाव और निर्यात बाज़ार में मांग की कमी है अन्य उद्योगों से प्रतिस्पर्धा के कारण। दूसरा अगला जो वस्त्र उद्योग है वो है रेशम वस्त्र उद्योग, जिसका भारत दूसरा मुख्य उत्पादक है चीन के बाद। भारत में 4 प्रकार का रेशम
उत्पादित होता है, जिसमें मलबेरी, अरी या इरी, तस्सर और मुगा रेशम शामिल है। असम में मुगा रेशम का उत्पादन होता है। अन्य कई क्षेत्रों में बाकी प्रकार के रेशम बनाए जाते हैं। भारत में हालांकि रेशम वस्त्र उत्पादन की लंबी परंपरा है, किंतु आधुनिक मिल 1832 में बंगाल में स्थापित हुई थी और हावड़ा में। स्वतंत्रता के बाद रेशम वस्त्र उत्पादन में फिर से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और करीब देश के 50,000 श्रमिक इसकी विभिन्न मिलों में काम करते हैं। रेशम का जो धागे का निर्माण है, आधे से ज़्यादा धागा कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है और करीब 40-41% मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। रेशम के उत्पाद भारत के निर्यात का बड़ा हिस्सा हैं, जो ब्रिटेन, मध्य पूर्व के देश, यूरोप, मलेशिया आदि को भेजा जाता है। कच्चा रेशम बाहर से मंगाया जाता है, अच्छी क्वालिटी का, जो ब्राज़ील या उज़्बेकिस्तान वगैरह से। उद्योग का वितरण देखें तो कर्नाटक, यहाँ रेशम वस्त्र उद्योग बेंगलुरु, बेलगांव, बेंगलोर के पास ही कोलार और मैसूर जिले, चन्नापटना आदि केंद्रों पर है। रेशम धागे का 40% उपयोग किया जाता है। बाकी 60% रेशम धागा जो है वो कर्नाटक से वाराणसी, धर्मावरम, कांचीपुरम आदि केंद्रों पर रेशम की वस्त्र बनाने के लिए भेजा जाता है। आंध्र प्रदेश दूसरा उत्पादक है, जहाँ हैंडलूम रेशम काफ़ी समृद्ध है। इसके प्रसिद्ध केंद्रों में धर्मावरम, पोचमपल्ली, नारायणपेट, रायदुर्ग आदि का नाम लिया जा सकता है। बिहार और झारखंड दोनों को संयुक्त रूप से लें तो यहाँ तस्सर सिल्क या रेशम का उत्पादन किया जाता है। यहाँ इस क्षेत्र में उत्पादन रेशम और रेशम के उत्पादों के निर्माण में 1.5 लाख लोग लगे हैं। असम अपने मुगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है, जो गोल्डन रंग लिए होता है, सुनहरे कलर का, कुटीर उद्योग के रूप में बनाया जाता है। ये उसका उत्पादन होता है। गुवाहाटी, बारपेटा, गोलपाड़ा वगैरह जिलों में, असम के कई जिलों में इसका उत्पादन होता है। अन्य क्षेत्रों में तमिलनाडु में कांचीपुरम, कुंभकोणम, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बतूर मुख्य केंद्र हैं। मध्य प्रदेश रेशम धागे का दूसरा मुख्य उत्पादक है। प्रथम कर्नाटक है, दूसरा मध्य प्रदेश है, जहाँ इंदौर, भोपाल, ग्वालियर आदि में ये उद्योग पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में भी जो रेशम पैदा होता है उसे तब्बी रेशम बोलते हैं। कश्मीर घाटी में अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला और जम्मू क्षेत्र में रियासी, उधमपुर भागों में ये इसका उत्पादन होता है। इसकी समस्याओं में कृत्रिम रेशम से होने वाली स्पर्धा, जो कंपटीशन है, जो कि सस्ता भी पड़ता है, वो काफ़ी दिक्कत करता है इस उद्योग को, क्योंकि वो कच्चा कृत्रिम रेशम की बाज़ार कीमत कम होती है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है अपेक्षाकृत। चीन से कच्चे रेशम का आयात करना भी स्वदेशी रेशम के लिए काफ़ी कंपटीशन कर देता है। वहाँ से अच्छा और सस्ता रेशम मिल जाता है। इन उद्योगों को भी आधुनिकीकरण की आवश्यकता है और उद्योग को बचाने के लिए विदेशों से आने वाला जो रेशम है ना, उस पर टैक्स या रोक लगाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक आजकल बड़ा वस्त्र उत्पादन बड़े स्तर पर कृत्रिम रेशे से किया जाता है, जो पेट्रो रसायन के अंतर्गत आता है। ये ज़्यादा चलते हैं, आसानी से मिलते हैं और सिकुड़न से रहित हैं और इस प्रकार के कपड़े दुनिया में काफ़ी प्रचलित हैं। हालांकि उससे काफ़ी त्वचा संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन विविधता और टिकाऊपन और सस्ता और कई ऐसे गुण होने के कारण कृत्रिम वस्त्र बड़े स्तर पर उत्पादित किए जाते हैं। ऐसे उद्योग के लिए कोई नमी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तटीय भागों में या
आर्टिफिशियल एयर कंडीशनर लगाकर उसमें नमी को, कृत्रिम नमी को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के धागे दो प्रकार के होते हैं। प्रथम जो है रेयॉन टाइप के हैं जो लकड़ी से बनते हैं, सेलुलोज से, और दूसरा पेट्रोलियम से बनते हैं जिनको गैर सेलुलोज वाले कहते हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर वगैरह। तो जो लकड़ी से बनते हैं वो बांस, यूकेलिप्टस आदि की लुगदी प्रयोग होती है, जबकि पेट्रो रसायन से दूसरे प्रकार के कृत्रिम रेशे और कपड़े बनाए जाते हैं। सेलुलोज आधारित यानी कि लकड़ी से बनने वाले जो रेशे हैं उनका 3/4 हिस्सा भारत में ही उत्पादित होता है, 1/4 ही आयात करना पड़ता है। और गैर सेलुलोज यानी कि पेट्रोलियम आधारित रेशे के लिए कच्चा माल ज़्यादातर मंगाना पड़ता है बाहर से। ऐसे आयात जापान और यूरोप जैसे क्षेत्र के विभिन्न देशों से किए जाते हैं। भारत कुछ मात्रा में कृत्रिम रेशे और वस्तुओं का निर्यात भी करता है, जिसमें मुख्यतः विकासशील देशों को ही वो निर्यात होता है। इसका मानव निर्मित जो रेशे है, फिलामेंट के निर्यात हालांकि आयात की तुलना में 3 गुना है भारत में, और मानव निर्मित स्टेपल रेशे के निर्यात करीब 4.5 गुना है। तो भारत इनका निर्माण करके निर्यात तो कर लेता है काफ़ी कुछ। उद्योग, ये ज़्यादातर उद्योग तटवर्ती भागों में है जहाँ पेट्रो रसायन आधारित उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। पूंजी सघन उद्योग है, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के पास इस प्रकार की इकाइयां हैं जो कच्चे माल आयात करके उनसे बनाते हैं। इस उद्योग का सबसे ज़्यादा केंद्र तो पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र, गुजरात में है, फिर उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली में भी काफ़ी इकाइयाँ हैं। मुंबई तथा इसके उपनगर जैसे कल्याण, ठाणे, गोरेगांव में ऐसी मिलों की बड़ी संख्या है। गुजरात में वडोदरा, यूपी में कानपुर, कोलकाता, तमिलनाडु में चेन्नई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोदीनगर, महाराष्ट्र में ही पुणे, तेलंगाना में हैदराबाद, उज्जैन, मध्य प्रदेश का नागपुर भी महाराष्ट्र में, और राजस्थान में कोटा, ये मुख्य केंद्र है। इस उद्योग की मुख्य समस्या कच्चे माल की कमी है, बाहर से आयात करना पड़ता है, उस पर काफ़ी खर्च लगता है, टैक्स भी काफ़ी देना पड़ता है आयात करने पर। मशीनरी व रसायनों की कमी है, वो भी मंगानी पड़ती है बाहर से। विद्युत वगैरह कई क्षेत्रों में उसकी विद्युत की उपलब्धता की समस्या रहती है। मशीनरी पुरानी है जो जहाँ पे भी अगर भारत में इसका उत्पादन होता है, और श्रमिक दिक्कतें हैं, श्रमिक आंदोलन वगैरह के कारण हड़ताल से उत्पादन रुकता रहता है। एक और प्रकार का वस्त्र है जिसे ऊनी वस्त्र बोलते हैं। हालांकि रेशम और सूती वस्त्र के समान, जूट के समान भारत में इसका लंबे समय से उत्पादन होता है, लेकिन इसकी प्रथम मील, आधुनिक मील कानपुर में 1958 में स्थापित की गई थी, और दूसरी मील 1881 धारीवाल, पंजाब में स्थापित हुई थी। इस उद्योग का अगर उत्पादों को देखते हैं तो भारत ऊनी वस्त्रों का बड़ा निर्यातक भी है। भारत करीब 4,900 करोड़ रुपए के आसपास के ऊनी वस्त्र उत्पाद जैसे कारपेट या फ्लोर कवरिंग वगैरह का निर्यात करता है। भारत के लिए निर्यात आय का स्रोत है। कनाडा, यूएसए, जर्मनी, मध्य पूर्व के देशों को भेजा जाता है। लेकिन कच्ची ऊन भारत में उच्च गुणवत्ता की न होने से ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से मंगाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र यानी कि अपेक्षाकृत शुष्क या अर्ध शुष्क भागों में, और उत्तर प्रदेश में भी ऊनी वस्तुओं के मुख्य उत्पादक केंद्र हैं, जो मिलकर 3/4 उत्पादन करते हैं देश का। वैसे कर्नाटक में, बंगाल में, जम्मू कश्मीर में, पहाड़ी प्रदेशों में भी इसका उत्पादन होता है, लेकिन सर्वप्रमुख राज्य पंजाब है, जहाँ 40% ऊनी उत्पाद इस राज्य से प्राप्त होते हैं।
धारीवाल लुधियाना जिले में फेमस केंद्र है, प्रसिद्ध केंद्र है। अन्य केंद्रों में अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, खरड़ वगैरह है। पंजाब के फिरोजपुर में कच्ची ऊन की सबसे बड़ा मार्केट केंद्र है, विपणन केंद्र है। और वैसे पंजाब जो ऊन मंगाता है वो पहाड़ी प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड से आती है। ऑस्ट्रेलिया, इटली या ब्रिटेन से आयातित कच्ची ऊन का प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र में मुंबई के पास ठाणे, जलगांव केंद्रों पर ऊनी वस्त्र बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही, आगरा कई केंद्र हैं ऊनी वस्त्र उत्पादन जहाँ किया जाता है। इनमें से ऊनी कारपेट बनाने वाले केंद्र हैं मिर्ज़ापुर, भदोही, गोपीगंज, जो निर्यात के लिए प्रसिद्ध हैं। गुजरात में भी कुछ केंद्र हैं, जामनगर, वडोदरा, अहमदाबाद, बेंगलोर। कर्नाटक में, बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, हरियाणा में पानीपत, हिमाचल में कुल्लू, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। कश्मीर में पश्मीना ऊन से बनी शालें और कंबल निर्यात का प्रमुख मदों में है। इस उद्योग की समस्याओं में कच्ची ऊन की कमी, विदेश से अच्छी क्वालिटी की कच्ची ऊन मंगानी पड़ती है, उसकी क्वालिटी कम होना। देश में उत्पादन तो काफ़ी है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। और ऊनी वस्त्रों की मांग में समस्या है, उत्पादकता कम है, मशीनें ज़्यादा उत्पादक नहीं है, पुरानी मशीनें आधुनिकीकृत नहीं है। सस्ता श्रम एकमात्र लाभ है जो भारत में उपलब्ध है, बाकी काफ़ी दिक्कतें हैं। और भारत से जो कारपेट उद्योग, नमदे वगैरह का निर्यात किया जाता है ऊन से बने हुए, उसमें बाल श्रम को लेकर विश्व में बाल अधिकार के नाम पर काफ़ी विरोध किया जाता है। जूट मिल का तो देखा था, जूट का जो उत्पादन है मुख्यतः जूट के विभिन्न उत्पाद ये बंगाल में कलकत्ता से तटवर्ती हुगली नदी जो है तट तक, बंगाल की खाड़ी तक जाने वाले, वहाँ केंद्रित है, ज़्यादातर उत्पादन वहीं है। हालांकि बिहार और ये आंध्र प्रदेश के तटीय भाग, ये सारा ही आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में भी उस उद्योग का वितरण पाया जाता है गौण रूप से। फिर सिल्क उद्योगों का अगर देखें तो फेमस तमिलनाडु में जैसे कांचीपुरम चेन्नई के पास है, चिदम्बरम उसी के और दक्षिण में ही है, पुदुकोट्टई, सेलम, कोयम्बतूर, तिरुनेलवेली आदि। कर्नाटक में मैसूर है ना, बेंगलुरु, और आंध्र प्रदेश में धर्मावरम, रायदुर्ग आदि। हैदराबाद और आदिलाबाद जो कि तेलंगाना राज्य में है। ऐसे ही महाराष्ट्र के कई भागों में, मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र में, गुजरात के सूरत, वडोदरा आदि क्षेत्रों में, बिहार में भागलपुर, बिहार और झारखंड में भागलपुर, रांची है ना, कोलकाता क्षेत्र में, और या कश्मीर में श्रीनगर, ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं जहाँ रेशम का उत्पादन होता है वहीं। और ऊनी वस्त्रों की दृष्टि से देखें तो ऊनी वस्त्र का बड़ा केंद्र पंजाब है, जहाँ धारीवाल, अमृतसर, लुधियाना वगैरह। हरियाणा में दिल्ली और हरियाणा में पानीपत, हरियाणा में दिल्ली स्वयं, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, कश्मीर में श्रीनगर, महाराष्ट्र में मुंबई, अंबरनाथ, जलगांव आसपास के क्षेत्र, गुजरात में वडोदरा, कलोल, उत्तर प्रदेश में कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, और बंगाल में कलकत्ता, ये ऊनी वस्त्र उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं।